पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एनआईए ने 2022 के भूपति नगर विस्फोट मामले के 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। सुबह एनआईए टीम पर हुए हमले में एक अधिकारी हुआ घायल। दिल्ली में नवजात शिशुओं की तस्करी का भंडाफोड़। केशवपुरम से सीबीआई ने मुक्त कराए 3 बच्चे, 2 महिलाओं समेत 5 लोग हिरासत में। आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान में चढ़ेगा सियासी पारा। सहारनपुर में जनसभा के बाद अजमेर में होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, तो वहीं जयपुर में कांग्रेस के न्याय पत्र यात्रा में शामिल होंगी सोनिया गांधी। आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ी। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की बढ़ाई हिरासत। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में फिर हुई मुठभेड़। 25 लाख के इनामी कमांडर सागर समेत 3 नक्सली ढेर, लाइट मशीन गन और AK-47 समेत कई अन्य हथियार बरामद। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के भूपति नगर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिसंबर 2022 के धमाके की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए आज सुबह तृणमूल कांग्रेस के नेता बलाई मैती और टीएमसी के एक कार्यकर्ता मनोव्रत हाजरा को पूछताछ के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान एनआईए की टीम पर हमला हुआ। आरोप है कि उसी समय ग्रामीणों ने दोनों की रिहाई की मांग करते हुए एनआईए की गाड़ी को घेर लिया और कार पर हमला कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने गाड़ी पर पत्थर भी बरसाए। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में एनआईए के एक अधिकारी घायल हो गए। एनआईए ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस ने कहा है कि भूपति नगर में केंद्रीय पुलिस बल का बड़ा जत्था तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2 दिसंबर 2022 को भूपति नगर थाने के भगवानपुर 2 ब्लॉक के अर्जुन नगर ग्राम पंचायत के नैराबिला गांव में रात करीब 11 बजे भयानक बम विस्फोट हुआ था। घटना में तृणमूल बूथ अध्यक्ष राजकुमार मन्ना और उनके भाई देव कुमार मन्ना और विश्वजीत गायन की मौत हो गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस इलाके में गई और मामला दर्ज किया, जांच शुरू कर दी। बाद में कोर्ट के आदेश पर एनआईए ने घटना की जांच अपने हाथ में ले ली। कोर्ट के आदेश पर विस्फोट की घटना की जांच करने पर एनआईए पर यह हमला हुआ। और दिल्ली के केशवपुरम थाना इलाके में नवजात शिशुओं की तस्करी के मामले में सीबीआई ने 2 महिलाओं समेत करीब 5 लोगों को हिरासत में लिया है। सीबीआई की टीम ने 3 नवजात बच्चों को बरामद किया है। और चलिए अब बुलेटिन में बात करेंगे 24 की चुनौती की। तो भाजपा में अन्य दलों के नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में आज कई नेताओं ने भाजपा का दामन थामा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में गोवा, मध्य प्रदेश और दादर की 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश की ग्वालियर सीट से प्रवीण पाठक और मुरैना सीट से सत्यपाल सिंह सिकरवार को टिकट दिया गया है, तो वहीं मध्य प्रदेश की खांडवा सीट से कांग्रेस के नरेंद्र पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। नॉर्थ गोवा रमाकांत खलप को और दक्षिण गोवा से कैप्टन विरियाटू फर्नांडीज को टिकट दिया गया है। दादर और नगर हवेली से कांग्रेस ने अजीत रामजी भाई को मैदान में उतारा है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के अजमेर में होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी जयपुर में होंगी। आज से सोनिया गांधी पार्टी के लिए प्रचार अभियान शुरू कर रही हैं। जयपुर की रैली में उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। इस सभा में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र न्याय पत्र को जनता के बीच लॉन्च किया जाएगा।
जयपुर की इस सभा से कांग्रेस चुनावी समर में प्रदेश की 6 सीटों को साधने का प्रयास करेगी। कांग्रेस जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण के साथ ही सीकर, दौसा, अलवर और अजमेर की सीट के चुनावी समीकरण भी जयपुर की इस रैली के जरिए साधेगी। और लोकसभा चुनाव को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में भी चुनावी घमासान तेज है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज केरल के कोझिकोड में रोड शो करेंगे। कोझिकोड के बेबी जंक्शन से शुरू होकर भाजपा अध्यक्ष का ये रोड शो मुथालाकुल्लम तक जाएगा। भाजपा ने कोझिकोड से एमटी रमेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। कोझिकोड में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में चुनावी घमासान तेज है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी आज तेलंगाना में कल्याण गारंटी की घोषणा करेगी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल कांग्रेस पार्टी ने नई दिल्ली में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस के अनुसार उसका घोषणा पत्र पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सीपीआई महासचिव डी राजा और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आज नई दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पार्टी के घोषणा पत्र में जनहित से जुड़े मुद्दों पर खास फोकस रहेगा। भाजपा के स्थापना दिवस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी का ध्वज फहराया। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है। आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहुंची है। उस यात्रा में 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई और उनके तप के कारण, उनके योगदान के कारण, उनकी तपस्या के कारण, जो उन्होंने वैचारिक अधिष्ठान के लिए खून पसीना एक किया, उस कारण से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। भाजपा नेता जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में सराहनीय योगदान रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो आज कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है, उसके लिए करोड़ों कार्यकर्ताओं को मैं पुनः बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने लगातार जनसंघ के दिनों से अपना वैचारिक अधिष्ठान राष्ट्रवाद के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के चले हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि यह अकेली पार्टी है जिसने अपने वैचारिक अधिष्ठान को लगातार अपने साथ संजो के रखा और उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर देश भर के मेरे कर्मठ और परिश्रमी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज भाजपा के उन सभी महान विभूतियों को नमन करने का दिन है जिन्होंने वर्षों की अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग से पार्टी को सींचा और इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भाजपा देश की सबसे पसंदीदा पार्टी है जो राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ जन जन की सेवा में जुटी है। हमारी पार्टी देश को भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता और वोट बैंक की राजनीति से मुक्त कराने के लिए संकल्पबद्ध है। दशकों तक शासन करने वाली पार्टियों ने इसी राजनीतिक संस्कृति को देश की पहचान बना दिया था।
नए भारत में स्वच्छ और पारदर्शी शासन होने से विकास का लाभ आज बिना किसी भेदभाव के अंतिम पायदान पर खड़े गरीबों तक पहुंच रहा है। देश की जनता जनार्दन एक नई लोकसभा चुनने को पूरी तरह से तैयार है। मैं आश्वस्त हूं कि देश भर के मेरे परिवारजन हमें एक और कार्यकाल का आशीर्वाद देने जा रहे हैं, ताकि बीते एक दशक में विकसित भारत के लिए जो नींव तैयार की गई है उसे नई मजबूती दी जा सके। मैं एक बार फिर भाजपा और एनडीए के अपने सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं, जो सरकार और जनता के बीच विकास की सबसे मजबूत कड़ी हैं। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं सहारनपुर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। दिया और आने वाले 5 साल भी मुफ्त राशन की गारंटी दी है। ये भाजपा है जिसने गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी। इन प्रयासों की वजह से पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग, सहारनपुर के मेरे भाई बहन याद रखिए, 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल पाए हैं। कांग्रेस की सरकारें जो कई दशकों में नहीं कर पाई, वो भाजपा ने 10 साल में करके दिखाया है। और इसीलिए ही पूरा देश कह रहा है 4 जून 4 जून 4 जून 4 जून। साथियों, कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही, उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। इंडिया अलायंस कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि हमारा मिशन रहा है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वर्ष रामनवमी में हमारे प्रभु राम टेंट में नहीं, बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। ये हमारी पीढ़ी के लिए कितना बड़ा गौरव है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हमारा मिशन रहा है, और ये मिशन भी पूरा हो चुका है। कश्मीर में पत्थरबाजों ने जो पत्थर फेंके थे, वो सारे पत्थर जुटाकर मोदी उन्हीं से विकसित जम्मू कश्मीर का निर्माण कर रहा है। भारत को एक मजबूत देश बनाना भाजपा की प्रतिबद्धता है। यानी जैसी भाजपा की नीयत है, जैसी निष्ठा है, नीतियां भी वैसी ही बनती है। और इसलिए आज हर हिंदुस्तानी कहता है, अनुभव से कह रहा है, नीयत सही तो नतीजे सही। साथियों, बीजेपी सरकार बिना भेदभाव के काम करती है।
हमारी सोच यही है कि सरकार की योजनाएं हर वर्ग, हर जाति, हर व्यक्ति तक पहुंचे। और इसलिए भाजपा सरकार ने 10 साल पूरी ताकत से काम किया है और हमारा तो मंत्र रहा है सैचुरेशन, 100% योजना लागू हो। जितने भी उसके लाभार्थी लोग हैं सबको मिलना चाहिए, कोई भेदभाव के बिना मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ जब लाभार्थी उसके हक की चीज उसको मिलती है, सैचुरेशन का मतलब ही होता है वही सच्चा सेक्युलरिज्म है, वही सच्चा सामाजिक न्याय है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही ये हमारा मंत्र है। भाजपा ने गरीबों को घर दिए तो हर जाति, हर धर्म के लोगों को मिले। हमने गैस कनेक्शन दिए तो इसका लाभ भी हर वर्ग तक पहुंचा। हम नल से जल हर गली मोहल्ले तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा सरकार ने सालों से चली आ रही 3 तलाक की कुप्रथा का भी अंत किया। हमने बड़ा कानून बनाकर करोड़ों मुस्लिम बहनों के हित में काम किया, उनकी गरिमा को पुनः स्थापित किया। और कुछ लोग कभी कभी कहते हैं उत्साह में कि मोदी ने जो 3 तलाक कानून खत्म किया है इससे मुस्लिम महिलाओं को लाभ हुआ है। मैं समझता हूं उनको पूरी समझ नहीं है। ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का भला हुआ ऐसा नहीं है, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को ही लाभ मिला ऐसा नहीं है। कोई भी मुस्लिम महिला किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है और जब मां बाप मुस्लिम बेटी को शादी करवाकर ससुराल भेजते हैं, कितने बड़े सपने देख करके भेजते हैं, लेकिन मन में चिंता रहती है कि कहीं दामाद नाराज हो जाए और 3 तलाक बोल दें और अगर बेटी घर वापिस आ जाए तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। भाई को चिंता रहती है अगर बहन वापिस आएगी तो क्या होगा। मां को चिंता रहती है कि अगर बहन वापिस आ जाए तो उसको मैं कैसे पालूंगी। तो ये सहारनपुर से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान कई योजनाओं का, कई सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन, इलाज जैसी योजनाओं ने जो है आम जन तक पहुंची हैं और इससे जो विकास की गति है उसको रफ्तार मिली है। उन्होंने कहा कि देश की छवि इस दौरान इन बीते 10 सालों में काफ़ी मजबूत हुई है। उन्होंने और भी तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया, जिस तरह से श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, आर्टिकल 370 को हटाया गया, नल से जल योजना, गैस कनेक्शन, 3 तलाक का अंत करना। उन्होंने कहा कि अगर नियत सही है तो नतीजे भी सही सामने आते हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज भी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 अप्रैल को होगी। इस मामले में आरोपित और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भी कोर्ट में पेश हुए। संजय सिंह हाल ही में जमानत पर रिहा हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया गया था। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था।
और आरजेडी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये मामला साल 1995-97 का है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आर्म्स डीलर से हथियार खरीदे गए थे। उस वक्त कुल 23 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किए गए थे। आरोपी लालू प्रसाद यादव फरार घोषित किए गए थे। लालू यादव के खिलाफ पहले भी स्थायी वारंट जारी हो चुका है, जिसके बाद उन्हें फरार घोषित किया गया था। हालांकि उस दौरान इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी थी कि आरोपी लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री हैं या कोई अन्य व्यक्ति। बाद में मामला एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा और प्रक्रिया के दौरान ये साफ हो गया कि आरोपी लालू यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ही हैं। लिहाजा अब उनके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किए जाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस वारंट में पुलिस नामित व्यक्ति को 24 घंटे तक थाने में अपनी हिरासत में रख सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है 1995 का ये पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के महोबा स्थित आर्म्स स्टोर के संचालक राजकुमार शर्मा ने हथियार बिक्री का फर्जीवाड़ा किया था, जिसमें ग्वालियर निवासी और प्रकाश आर्म्स स्टोर के संचालक प्रवेश कुमार चतुर्वेदी ने 1997 में इंदरगंज थाने में इस बारे में शिकायत की थी। पुलिस ने इस पर शिकायत लिखी और कोर्ट में पेश किए गए चार्जशीट में 23 आरोपी बनाए गए, जिसमें लालू यादव का नाम भी शामिल है। और अमेरिका की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया है कि चीन एआई की मदद से भारत के लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट की जोखिम अनुमान लगाने वाली टीम की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार चीन के साइबर हमलावर उत्तर कोरिया के हमलावरों के साथ मिलकर ये हरकत कर सकते हैं। ये एआई की मदद से सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस और ऑडियो, मीम्स या फिर अन्य सामग्री भी प्रसारित कर सकते हैं जिससे जनमत प्रभावित हो। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में आम लोगों पर ऐसी सामग्री का प्रभाव न्यूनतम देखा गया है। दिग्गज टेक कंपनी ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के चुनावों को भी इसी तरह से प्रभावित करने का अनुमान जाहिर किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन इस तरह के मीम्स, ऑडियो, वीडियो को लेकर लगातार प्रयोग कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि ताइवान में हुए चुनावों में चीन ने इसी तकनीक से दुष्प्रचार चलाने की कोशिश की थी। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। यह हाउंड और छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त एंटी नक्सल ऑपरेशन में घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने एक एलएमजी और एक AK-47 समेत कई अन्य हथियार भी बरामद किए हैं। मामला उसूर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर पुजारी कांकेर के कर्री गुटा के जंगलों में ऑपरेशन अभी भी जारी है। और मध्य प्रदेश के सिवनी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। यह हादसा पुलिस की बस और कार के बीच टक्कर होने से हुआ। एसएफ जवानों से भरी बस मंडला जिले के ग्वारा से रवाना हुई थी। केवलारी थाना क्षेत्र के लोपा गांव के पास कार से टकराने के बाद बस पलट गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुड़ियारी इलाके में स्थित बिजली कंपनी CSPDCL के मुख्य गोडाउन में आग लगने से कई ट्रांसफार्मर, मीटर, कंडक्टर, वायर और ऑयल जलकर खाक हो गया है। जानकारी के मुताबिक इस घटना में बिजली कंपनी को 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। स्थानीय प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद शनिवार देर रात आग पर काबू पा लिया गया था। आग इतनी भयावह थी कि इसे काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 30 से 40 गाड़ियों की मदद ली गई। भारतीय तटरक्षक बल ने 27 बांग्लादेशी मछुआरों की जान बचाई है। अधिकारियों ने कहा है कि बांग्लादेशी मछुआरों की मछली पकड़ने वाली नाव भारतीय क्षेत्र में बहकर आ गई थी।
भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर गश्त के दौरान भारतीय तटरक्षक जहाज अमोघ ने बांग्लादेशी मछली पकड़ने वाली नाव सागर को भारतीय जल क्षेत्र में बहते हुए देखा। वहीं जांच के लिए टीम को भेजा गया। पता चला कि स्टीयरिंग गियर खराब होने के कारण नाव भारतीय जल क्षेत्र में पहुंच गई थी। बात करें खेलों की तो इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला जयपुर में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में राजस्थान रॉयल्स का सफर शानदार रहा है। इस टीम ने अब तक खेले गए अपने तीनों मैचों में जीत हासिल की है। दूसरी ओर आरसीबी ने अब तक 4 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे सिर्फ 1 में जीत मिली है। आज के मैच में जहां राजस्थान अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी, तो वहीं आरसीबी अपनी दूसरी जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।